नमस्कार दोस्तों। 1 जुलाई के करंट अफेयर्स सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं नेशनल अफेयर्स से। हमारे स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी ने नई दिल्ली में 16वीं CCHFW मीटिंग की अध्यक्षता की है। दोस्तों, हेल्थ सेक्टर में कई बड़े इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है सुमन रोड मैप 2030। इसका टारगेट मातृ मृत्यु दर MMR को 2030 तक 70 प्रति 1 लाख जीवित जन्म से नीचे लाना है। इसके अलावा बच्चों के लिए SSBS के प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसमें जन्म से 5 साल तक के बच्चों को घर पर ही हेल्थ केयर मिलेगी। अगर हम डिजिटल हेल्थ की बात करें तो अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के तहत नेशनल ड्रग रजिस्ट्री और UHI यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस पोर्टल भी बना दिए गए हैं, ताकि मरीज सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए डॉक्टर से जुड़ सकें। दोस्तों, आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस ने दुनिया के विकास के लिए 17 SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट किए हैं। भारत इन गोल्स को पूरा करने में कितनी तरक्की कर रहा है, इसके लिए MOSPI ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को BSET स्टैटिस्टिक्स डे के मौके पर रिलीज किया गया। एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक डेटा याद कर लीजिए दोस्तों। इस साल के NIF नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क 2026 में कुल 277 नेशनल इंडिकेटर्स को शामिल किया गया है। ये इंडिकेटर्स सरकार को बताते हैं कि हमें गरीबी, भुखमरी और पर्यावरण जैसे 17 लक्ष्यों गोल्स को हासिल करने के लिए अपनी पॉलिसीज में क्या बदलाव करने हैं। दोस्तों, डिजिटल गवर्नेंस में एक और बड़ा कदम। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने गुजरात के गांधीनगर से PM फैमिली केयर ट्रैकर नाम का एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसका मेन काम क्या है? दोस्तों, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चा जब मां के पेट में होता है तब से लेकर उसके 18 साल के होने तक उसकी पूरी हेल्थ, एजुकेशन और न्यूट्रिशन को ट्रैक किया जाएगा। हर बच्चे को उसका एक यूनिक ID, आभा ID मिलेगा। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अगर कोई बच्चा स्कूल छोड़ता है, ड्रॉप आउट या उसे वैक्सीन नहीं लगती, तो सिस्टम तुरंत सरकार को अलर्ट भेज देगा। इस प्रोजेक्ट में बच्चों के लिए एक डिजिटल हेल्थ पासपोर्ट भी बनाया गया है। इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी खबर। भारत सरकार के कैबिनेट ने NIF नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश इन्वेस्टमेंट अप्रूव कर दिया है। दोस्तों, इसके साथ ही अब NIF में भारत सरकार का कुल कमिटमेंट डबल होकर 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। इस पैसे का इस्तेमाल NIF के दूसरे फंड यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2 को बनाने में किया जाएगा। यह फंड हमारे देश में हाईवे, डिजिटल नेटवर्क, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों ई-मोबिलिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। यह देश की GDP ग्रोथ के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, TRL कॉम्पास। इसे ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर OPSA और DSCI ने मिलकर लॉन्च किया है। अब आप सोचेंगे कि यह TRL क्या होता है? दोस्तों, TRL का मतलब है टेक्नोलॉजी रेडनेस लेवल। जब कोई साइंटिस्ट कोई नई तकनीक बनाता है, तो सरकार उसे फंडिंग देने से पहले इस 9 लेवल स्केल पर चेक करती है कि वो तकनीक इस्तेमाल के लिए कितनी तैयार है। यह नया प्लेटफॉर्म भारत के रिसर्च इकोसिस्टम जैसे ANF को बहुत सपोर्ट करेगा, खासकर हेल्थ केयर और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। दोस्तों, हमारे देश के छोटे व्यापारियों MSMEs को टैक्स और लीगल रूल समझने में बहुत दिक्कत होती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA ने IIT मद्रास, ICAI और ICSI जैसी टॉप संस्थाओं के साथ मिलकर कॉर्पोरेट मित्रा स्कीम लॉन्च की है। अगर हम इस स्कीम के ट्रेनिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो 30 साल से कम उम्र के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें स्वयं प्लस पोर्टल पर 150 घंटे की ऑनलाइन ट्रेनिंग और 6 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें कॉर्पोरेट मित्रा सर्टिफिकेशन मिलेगा, जिसके बाद वो MSMEs की मदद कर सकेंगे। दोस्तों, इसका कोर्स फीस सिर्फ 3,000 रुपए रखा गया है
और महिलाओं तथा नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स के लिए 50% का डिस्काउंट भी है। इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें दोस्तों, तो भारत और ब्रिटेन यूके के व्यापारिक रिश्ते एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे वाणिज्य मंत्री कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी लंदन के दौरे पर गए थे। दोस्तों, 15 जुलाई 2026 से भारत और यूके के बीच एक बहुत बड़ी ट्रेड डील लागू होने जा रही है, जिसका नाम है इंडिया यूके सीईटीए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट। इस डील को स्मूथली लागू करने के लिए उन्होंने यूके के मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग की। इसी दौरान उन्हें आईजीएफ की तरफ से भारत यूके रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक्सेप्शनल लीडरशिप अवार्ड भी दिया गया। भारतीय एक्सपोर्टर्स को इस नई डील का फायदा समझाने के लिए सरकार देश भर में 1000 एडवाइजर्स भी तैनात करने जा रही है। दोस्तों, डिफेंस और इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज से जुड़ी एक बहुत ही शानदार न्यूज। दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल नवल एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है, जिसका नाम है रीमपैक 2026। इसे अमेरिकी नौसेना यूएस नेवी हवाई में होस्ट कर रही है और हमारी इंडियन नेवी भी इसमें पूरे दमखम के साथ हिस्सा ले रही है। अगर हम इस एक्सरसाइज के स्केल की बात करें तो यह कोई छोटी मोटी ड्रिल नहीं है दोस्तों। इसमें दुनिया भर के 30 से ज्यादा युद्धपोत, वॉरशिप्स, 5 पनडुब्बियां और 30,000 से ज्यादा जवान हिस्सा ले रहे हैं। इस साल की इसकी थीम नोट कर लीजिए, पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। इस युद्धाभ्यास का मेन मकसद इंडो पैसिफिक को सुरक्षित और खुला रखना है। अब बात करते हैं फिनटेक और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की। बेंगलुरु बेस्ट फिनटेक कंपनी पेग्लोकल ने अपने इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे पर गूगल पे का सपोर्ट लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, इनके प्लेटफॉर्म पर एप्पल पे पहले से ही मौजूद है। अब आप सोचेंगे कि इससे फायदा क्या होगा। अगर कोई भारतीय व्यापारी, इंडियन मर्चेंट, अपना सामान अमेरिका, ब्रिटेन या यूरोप में बेच रहा है, तो इस सिंगल इंटीग्रेशन से वो दुनिया भर के 1 अरब से ज्यादा ग्राहकों से बहुत ही सेफ तरीके से पेमेंट रिसीव कर सकेगा। आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड यह प्लेटफॉर्म टोकनाइजेशन तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिससे फ्रॉड होने का चांस लगभग 0 हो जाता है। बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा केस स्टडी और न्यूज। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक ने इतिहास रच दिया है। इस कोऑपरेटिव बैंक ने 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के डिपॉजिट्स का आंकड़ा पार कर लिया है और सबसे बड़ी बात, इनका नेट एनपीए 0 है। इसी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से आरबीआई ने इसे टियर 3 यूसीबी का स्टेटस दे दिया है। दोस्तों, एग्जाम्स में आरबीआई के नए यूसीबी क्लासिफिकेशन रूल्स अक्सर पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, अगर डिपॉजिट 100 करोड़ से कम है तो टियर आई, 1000 करोड़ तक है तो टियर 2, और अगर डिपॉजिट 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच है तो उसे टियर 3 माना जाता है। इसी रूल के तहत काकीनाडा बैंक अब आंध्र प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा यूसीबी बन गया है। स्पोर्ट्स न्यूज की बात करें, कैलिफोर्निया में चल रहे यूएस ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट से भारत के लिए एक मिलीजुली खबर आई है। हमारे स्टार शटलर किदाम्बी श्रीकांत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया, लेकिन दुर्भाग्य से वो फाइनल हारकर रन अप रहे। दोस्तों, मेंस सिंगल्स का खिताब चाइनीज ताइपे के खिलाड़ी सु लियांग ने जीता है। वहीं वुमेन्स सिंगल्स में डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोफरसन चैंपियन बनी। डबल्स मुकाबलों में जापान के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। एग्जाम्स के लिए आपको विनर्स और रनरअप के नाम जरूर याद रखने चाहिए। मोटर स्पोर्ट्स यानी फॉर्मूला F1 रेसिंग के दीवानों के लिए एक बड़ी खबर। ऑस्ट्रिया के स्पीलबर्ग में हुई ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 को मर्सिडीज के ड्राइवर जॉर्ज रसेल ने जीत लिया है। दोस्तों, इस रेस में रसेल ने दुनिया के सबसे खतरनाक ड्राइवर माने जाने वाले मैक्स वर्स्टैपिन रेड बुल को महज 1.6 सेकंड से पीछे छोड़ दिया। यह रसेल के करियर की 7वीं और इस साल की दूसरी जीत है। रेस में तीसरे नंबर पर भी मर्सिडीज के ही एंड्रिया किमी एंटोनेली रहे। स्पोर्ट्स जीके के लिए यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक और खुशी की खबर है। हमारी इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम
हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में ने 2028 के लॉस एंजल्स ला ओलंपिक्स के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई कर लिया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि क्रिकेट पूरे 128 सालों के बाद ओलंपिक्स में वापस लौट रहा है? आखिरी बार 1900 में खेला गया था। इस बार के ओलंपिक्स में महिला और पुरुष दोनों के T20 टूर्नामेंट्स होंगे, जिसमें सिर्फ 6 से 6 टीमें खेलेंगी। आईसीसी के नियमों के हिसाब से हर महाद्वीप कॉन्टिनेंट की बेस्ट टीम को डायरेक्ट एंट्री मिलनी थी। हमारी भारतीय टीम ने एशिया कोटे से अपनी जगह पक्की कर ली है। अब 2028 में हमें क्रिकेट में भी ओलंपिक मेडल देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट डेज की। 29 जून को हमारे देश में नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगर हम इसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो यह दिन भारत के महान गणितज्ञ और फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स प्रोफेसर पीसी महालनोबिस जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, भारत के दूसरे पंचवर्षीय योजना का मॉडल भी इन्होंने ही तैयार किया था। इस साल की थीम को अपनी नोटबुक में हाईलाइट कर लीजिए, अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। देश के पॉलिसी मेकिंग में स्टैटिस्टिक्स आंकड़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। 29 जून को ही यूनाइटेड नेशंस एक और इंटरनेशनल डे मनाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस। दोस्तों, पृथ्वी के बीच का जो हिस्सा होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, उसे हम ट्रॉपिक्स कहते हैं। यहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, जीव जंतु और जंगल पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ गरीबी और क्लाइमेट चेंज का खतरा भी सबसे ज्यादा है। इसी खतरे के प्रति दुनिया को जागरूक करने के लिए 2014 में म्यांमार से एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी और उसी की याद में 2017 से हर साल 29 जून को यह दिवस मनाया जाता है। और आज की हमारी आखिरी स्लाइड है 30 जून के नाम। दोस्तों, इस दिन पूरी दुनिया इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाती है। इसे 30 जून को ही क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, 30 जून 1908 के दिन रूस के साइबेरिया में एक बहुत बड़ा क्षुद्रग्रह एस्टेरॉयड आसमान से गिरा था, जिसे तुंगुस्का इम्पैक्ट कहा जाता है। उस टक्कर से वहां के करोड़ों पेड़ एक झटके में खाक हो गए थे। इसी खतरे से दुनिया को बचाने और प्लैनेटरी डिफेंस को मजबूत करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। एक और ब्रेकिंग न्यूज याद रखना दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस ने साल 2029 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्टेरॉयड अवेयरनेस घोषित किया है, क्योंकि उस साल एपोफिस नाम का एक बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरने वाला है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का बहुत ही डिटेल्ड और शानदार करंट अफेयर्स का सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अपनी तैयारी जबरदस्त रखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली